गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब अच्छे हो? अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो और मन लगाकर अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों, आज मैं फिर से आप सबों के लिए आपकी जो कक्षा 7 की जो पुस्तक है सामाजिक विज्ञान में पर्यावरण और हम, वो जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसके अध्याय 3 को लेकर हम आ गए हैं। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने स्थल रूपों का विकास, इसमें कुछ भागों को देखा, उसके ही भाग को हम आगे आपको बताएंगे। पिछले भाग में आप लोगों ने भूपर्पटी, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, इन सभी बातों पर हम लोगों ने बातचीत की थी। उसी चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उस कड़ी में आज हम लोग मुख्य स्थलाकृतियाँ अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो आपका आज का जो वीडियो है, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका जो भूगोल का जो पुस्तक है उसकी अध्याय 3 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे और ये पार्ट आपका 2 है अध्याय 3 का। तो देखिए, मुख्य स्थलाकृतियों में हम लोग बात करते हैं। पृथ्वी की सतह को आकार देने में बहिर्जनित बलों का महत्वपूर्ण भूमिका है। पृथ्वी की जो सतह होती है उसको आकार अगर देना है तो आकार देने में बहिर्जनित बलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बल मुख्यतः अपक्षय, अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण के द्वारा धरातल पर विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी, पवन, हिमनदी एवं समुद्री तरंग इनके प्रमुख कारक हैं। ये कारक अपने कार्यों से विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ निर्मित करती है। मतलब जो स्थलाकृतियाँ का जो निर्माण होता है बच्चों, उसमें नदियाँ, पवन, हिमनदी और समुद्री तरंगे अपनी भूमिका अदा करती है। ये सभी मिलकर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। इसमें अब हम लोग देखेंगे कि नदी का क्या कार्य है, नदी कैसे कैसे क्या कार्य करती है। तो देखिए, नदी के कार्य, तो नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक है अपर्दनात्मक और दूसरा है निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक, ठीक है, आप याद रखेंगे। नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ 2 प्रकार की होती है, अपर्दनात्मक तथा निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ देखेंगे अब लोग क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। आप अगर इस चैप्टर को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि जो इसके पिछले भाग को नहीं देख पाए हैं वो अध्याय 3 के पिछले भाग को देख लें। तो उससे क्या होगा, उस भाग को देखने के बाद इस भाग को आप जब आप देखिएगा तो प्रश्नोत्तरी में ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। और पिछले पाठ 1 और पाठ 2 को भी आप देख लें, जिससे कि आगामी जब परीक्षा में हम लोग बैठें तो अच्छे ढंग से उसको हम लोग कर पाएँ। हमारा मूल्यांकन कार्य जब स्कूल में हो तो अच्छे ढंग से हो और कोई परेशानी उसमें आपको ना हो। तो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियाँ क्या है? देखिए, ऐसी स्थलाकृति नदियाँ युवावस्था में बनाती है। इस समय नदी पहाड़ी भाग से होकर गुजरती है, जिस कारण तीव्र गति से बहती है। जैसे पहाड़ वाला जब एरिया से नदी बहेगा बच्चा, तो स्पीड तो रहेगा ना, मैदान में आने के बाद पानी फैल जाता है, स्पीड कम हो जाता है। तो तीव्र गति के कारण काट छाट की क्रिया तेजी से होती है। इस अवस्था में निम्न मुख्य स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब नदियाँ तेज बहती है, तीव्र गति में बहती है, तो काटने छाटने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज होती है।
तो इस अवस्था में निम्न मुख स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भी आकार की घाटी, पहला क्या है? भी आकार की घाटी। नदियां अपने वेग के कारण अगल बगल की चट्टानों को कम जबकि तली को अधिक काटती है। इस प्रकार निर्मित घाटी का आकार अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह होता है। ये आपका हो गया भी आकार की घाटी। भी आकार की घाटी आप लोग समझ गए। दूसरा है गार्ज और कैनियन। तो ये इसका निर्माण नदी कैसे करती है? जब नदियाँ कठोर चट्टानों को सीधी काटती है तो खड़ी ढाल वाली सकरी घाटियाँ बनती है जिन्हें गार्ज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप क्या करेंगे? अपने बुक में पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे, बाद में इसको हम लोग देखेंगे। जब घाटी लगातार अपरदन से चौड़ी एवं अधिक गहरी हो जाती है तो वह कैनियन कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनियन। घाटी जो है वो लगातार अपरदन से चौड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चौड़ा, और अधिक गहरा हो जाता है, तो उसको हम लोग कैनियन कहते हैं। अमेरिका की कोलोरेडो नदी पर बना ग्रांड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। देखिए क्या जी के प्रश्न आया है कि विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कौन सा है? तो आंसर देंगे आप अमेरिका की कोलोरेडो नदी पर बना ग्रांड कैनियन। ठीक है। तीसरा है ये जलप्रपात। नदी का पानी जब पर्वतीय ढाल पर ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरता है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। मतलब समझिए जलप्रपात किसको कहते हैं? जब पर्वतीय ढाल पर ऊंचाई से गहरी घाटी में जब नदी गिरती है, नदी का पानी गिरता है, तो उसको हम लोग जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात का निर्माण होता है। कर्नाटक का जोग और झारखंड का हुंड्रू, दसम कुछ प्रसिद्ध जलप्रपात हैं। ये जी के प्रश्न आप लोग बच्चों याद रखेंगे कि झारखंड में कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं। तो हुंड्रू, दसम यहाँ पे आप दे सकते हैं। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो आंसर आप देंगे स्वर्ण रेखा नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह वेनेजुएला देश में है जो कि दक्षिण अमेरिका महादेश में है। देखिए सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल है। इसकी ऊंचाई भी आप नोट कर लें कॉपी में, 979 मीटर, जो यह वेनेजुएला देश में है और जो दक्षिण अमेरिका महादेश में है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको याद रखेंगे। देखिए बगल में भी गार्ज बना हुआ है। हुंड्रू जलप्रपात भी फिगर आप देख पा रहे हैं बगल में। चित्र 3.7 जो है वो आपका हुंड्रू जलप्रपात का है, और चित्र जो 3.6 है वो भी गार्ज में है, भी आकार का जो बनता है। ठीक है, इसको आप देख पा रहे हैं। आइए हम लोग देखें निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, ये क्या होता है? नदियाँ प्रौढ़ा एवं वृद्धावस्था में अपने साथ लाए गए अवसाद को जमा करने का काम करती है। अवसाद के जमा होने से निम्न निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। देखिए अब ये कौन कौन से जो है स्थलाकृतियों का निर्माण होता है ये नीचे हम लोग पढ़ेंगे। विसर्प एवं गोखुर झील फर्स्ट नंबर में है। विसर्प एवं गोखुर झील। मैदानी इलाकों में नदियाँ धीमी गति से बहती हुई अपने किनारों को काटती और अवसाद जमा करती रहती है। अवसाद की मात्रा अधिक होने से नदियों का रास्ता सर्पीला हो जाता है। इस सर्पीले आकार को विसर्प कहते हैं। ठीक है, जैसा कि समझ पा रहे हैं कि मैदानी इलाकों में नदियाँ धीमी गति से बहती हुई अपने किनारों को काटती है और अवसाद जमा करती है। अवसाद की मात्रा अधिक होने से नदियों का रास्ता कैसा हो जाता है? सर्पीला हो जाता है। यही सर्पीला जो आकार है उसको विसर्प कहते हैं। जब कटाव अत्यधिक हो जाता है तो नदियाँ उसे छोड़कर पुनः फिर क्या करने लगती है? सीधी बहने लगती है, जिससे गोखुर झील का निर्माण होता है।
इसकी आकृति गाय के खूर के समान होती है, इसलिए इसको बोला जाता है गोखूर झील। देखिए बगल में फिगर आप देख पा रहे हैं, बगल में फिगर देखिए, विसर्प एवं गोखूर झील का जो फिगर बना हुआ है उसको आप ध्यान से देखेंगे, है ना। बगल में देखें चित्र 3.8। आइए हम लोग डेल्टा देखते हैं। डेल्टा का निर्माण नदी के मुहाने के पास होता है, जहाँ नदी समुद्र में गिरती है। जैसे नदियाँ जब बह के आती है तो एट लास्ट वो क्या होता है, समुद्र में गिरती है। तो जहाँ पे समुद्र में गिरती है ना, उसको हम लोग मुहाना कहते हैं, वहाँ डेल्टा निर्माण होता है। ठीक है। इसकी आकृति ग्रीक अक्षर डेल्टा की तरह त्रिभुजाकार होती है। भारत एवं बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। एक यहाँ भी जी के आया है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। समझ में आ रहा है आप लोगों? आइए पवन का कार्य हम लोग जाने। ये तो नदी का हम लोग देखें, अब पवन का देखें। नदी की तरह ही पवन भी अपर्दन का एक मुख्य कारण है। पवन की गति रेगिस्तानी प्रदेशों में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है। पवन के द्वारा निर्मित कुछ मुख्य स्थलाकृतियाँ निम्न है। देखिए अब हम लोग पवन मतलब समझ पा रहे हैं हम लोग बच्चों। पवन मतलब हवा है ना, हवा का बात किया जा रहा है। तो हवा के द्वारा जो निर्मित होता है स्थलाकृतियाँ, उसको हम लोग अब देखें। पहला है मशरूम चट्टान या छत्रक शैल। यह पवन की तेज गति के कारण चट्टान की काट छांट के कारण बनती है। जैसे जब तेजी से हवा चलती है तो चट्टानों को घिसती हुई हवा निकलती है, तो उससे चट्टानों की काट छांट होती है। तो चट्टान का निचला भाग अधिक अपर्दित हो जाता है, ज़्यादा कटिंग हो जाता है, उसमें ज़्यादा घिस जाता है, उसका मिट्टी ज़्यादा हट जाता है। जबकि ऊपर का जो भाग है कम अपर्दित होता है, जिससे क्या होता है, छतरी जैसी एक आकृति बन जाती है, जिसको क्या कहते हैं, मशरूम चट्टान। देख पा रहे हैं बगल में फिगर है, देखिए आपको दिख रहा है ना, मशरूम जैसा नीचे कटिंग ज़्यादा किया हुआ है और ऊपर चौड़े टाइप का छतरी टाइप का आपको देख पा रहे हैं। तो इससे यही है मशरूम चट्टान। हवा जो है नीचे की पत्थर को ज़्यादा घिस के उसके मिट्टी को मतलब ले गई है, और ऊपर का भाग थोड़ा कम घिसा हुआ है, तो लग रहा है जैसे कि छतरी है। दूसरा है बलुआ टिब्बा। बलुआ टिब्बा यह पवन के द्वारा निर्मित एक निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। कैसा आकृति है? निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। पवन अपने साथ लाई गई बालू को किसी पेड़ या चट्टान के पीछे जमा करता जाता है। इससे क्या होता है, बलुआ टिब्बा बन जाता है। देखिए बगल में बलुआ टिब्बा पूरा है ना, बालू बालू दिख रहा है ना, पूरा बालू बालू दिख रहा है। ये कैसे होता है? यह क्या होता है कि हवा जब बालू को बहाकर जब लाती है तो पेड़ या चट्टान के पीछे जमा करती जाती है। इसे ही हम लोग बलुआ टिब्बा कहते हैं, जिससे बलुआ टिब्बा का निर्माण होता है। अगला है लाओस। पवन अपने साथ उड़ा कर लाए गए बालू के महीन। देखिए अब लाओस हम लोग देखते हैं। पवन अपने साथ उड़ा कर लाए गए बालू के महीन उपजाऊ कण तथा अन्य पदार्थों को एक विस्तृत क्षेत्र में जमा कर देता है। हवा जो मतलब बालू का जो महीन महीन कण जो उड़ा के लाता है, या तो और जो अन्य चीज़ उसको उड़ा पुड़ा के उधर से लाता है, तो उसको एक विस्तृत क्षेत्र में जमा करता जाता है और एक समतल आकृति का निर्माण होता है। इसे ही लाओस कहते हैं। चीन का लाओस मैदान इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे देख पा रहे हैं बगल में 3.12 में आप लाओस का देखिए फिगर आपको नज़र पड़ रहा है ना, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 4 नंबर है ओएसिस। क्या है ओएसिस? रेगिस्तानी क्षेत्र में किसी एक जगह से जब बहुत सा बालू पवन द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तो वहाँ पर प्याले के आकार का गड्ढा बन जाता है। क्या बन जाता है? प्याले के आकार का गड्ढा। उस गड्ढे में जब जल भर जाता है तब ऐसी आकृति को ओएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएसिस। ठीक है। तो ये था, पहले हम लोग पढ़ें नदी का क्या काम है, फिर हम लोग पढ़ें हवा का क्या काम है, पवन,
है ना। अब हम लोग देखेंगे हिम नदी के कार्य। हिम नदी के क्या कार्य हैं? ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में बर्फ जमा रहती है। जब बर्फ के बड़े बड़े पिंड गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकता है, तो बर्फ के बड़े बड़े पिंड गुरुत्व के कारण नीचे की ओर खिसकता है, तो उसे हिम नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिम नदी। हिम मतलब बर्फ, नदी मतलब नदी, बर्फ की नदी। तो मतलब जो बर्फ का जो बड़ा बड़ा टुकड़ा होता है, बड़ा बड़ा एकदम चट्टान होता है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरता है, तो लगता है कि नदी बह रही है। क्या चीज़ ये नदी है? वो बर्फ की नदी है। इसे ही हम लोग हिम नदी कहते हैं। हिम नदी द्वारा निर्मित मुख्य स्थाकृतियाँ क्या क्या हैं? पहला हो गया यू आकार की घाटी। देखिए यू आकार की घाटी कैसे बनती है। खिसकती हुई हिम नदी घाटी की दीवारों के साथ साथ तली को भी काटकर चौड़ा कर देती है। ठीक है, इस प्रकार बनी घाटी का आकार अंग्रेजी के यू के समान होता है, इसलिए इसे यू आकार की घाटी कहा जाता है। देखिए बगल में फिगर में देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यू आकार की घाटी है ना। यू देख पा रहे हैं, यू लिखा हुआ है, लग रहा है ऐसा कि हमको यू दिखाई दे रहा है। दूसरा हिमोड़। क्या है? हिमोड़। हिम नदी जब नीचे की ओर बहती है तो तापमान बढ़ने के कारण पिघलती भी है। बर्फ की जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो जब नीचे आती है ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता चला जाता है, तो पिघलती भी है। इस प्रकार अपने साथ लाए गए मिट्टी, बालू, चट्टानों के टुकड़ों को ढोने में असमर्थ हो जाती है तथा अपने किनारों पर जमा कर देती है। इसे ही हम लोग हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड़। अगला है सर्क एवं टार्न। सर्क एवं टार्न। खिसकती हुई हिम नदी पहाड़ों की दीवारों को काटती हुई खोखली आकृति बनाती है, इन्हें सर्क कहते हैं। खिसकती हुई हिम नदी पहाड़ों की दीवारों को काटती हुई खोखली आकृति बनाती है, इन्हें सर्क कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें बच्चों, एक कॉपी में लिख सकते हैं। इन खोखली आकृतियों में जब जल भर जाता है तो इन्हें हिम झील या टार्न कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्न। यह था आपका हिम नदी का कार्य। अब हम लोग देखेंगे समुद्री तरंग का क्या कार्य है। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तट की स्थलाकृतियों का निर्माण समुद्र तरंगों द्वारा होती है। समुद्री तट की स्थलाकृतियाँ जो बनती है वो किस चीज़ से होती है? समुद्री तरंगों से। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से बनी कुछ प्रमुख आकृतियाँ निम्न है। अब देखेंगे हम लोग कि समुद्री तरंगों के अपर्दन और निक्षेपण से कौन कौन सी आकृतियाँ बनी है। समुद्री श्रृंग। देखिए आकृति बना है समुद्री श्रृंग का, बगल में फिगर देखिए आप, चित्र भी बगल में दिखाई दे रहा है आपको समुद्री श्रृंग का। समुद्री तरंगे जब तटीय चट्टानों से टकराती है तो चट्टानों के आधार को काटकर खोखला कर देती है। इस प्रकार खड़ी ढाल वाली चट्टानें बच जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समुद्री भृंग। दूसरा समुद्री गुफा देखिए क्या है। समुद्री तरंगे लगातार काट छांट का कार्य करती है और श्रृंगों को तोड़ती रहती है। इस प्रकार उनमें छोटी छोटी दरारें पड़ जाती हैं जो समय के साथ चौड़ी होकर समुद्री गुफा का निर्माण करती है। देखिए बगल में छपा हुआ है समुद्री गुफा। जब दोनों तरफ से बनती हुई समुद्री गुफाएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती है तो उनके आर पार जब जल बहने लगता है तो इस प्रकार की आकृति प्राकृतिक मेहराब कहलाती है। जब ये प्राकृतिक मेहराब अपर्दन के कारण टूटकर नीचे गिर जाता है और इनके शीर्ष स्थल का सागर वाला भाग तट से अलग हो जाता है तो इस प्रकार की आकृति को अटैक या सागरीय स्तंभ कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तीसरा लैगून। कभी कभी समुद्री अवसाद एक लंबे सक्रिय अवरोध के रूप में तट के किनारे जमा होता जाता है। क्या होता है?
समुद्री जो अवसाद होता है एक लंबे सक्रिय अवरोध के रूप में तट के जो साइड में है किनारे में जमा होता चला जाता है और इसके पीछे जमा पानी मुख्य समुद्र से अलग हो जाता है। इसे ही हम लोग लैगून कहते हैं। उड़ीसा की चिल्का झील एक लैगून ही है ना। समुद्री तट। समुद्री तट समुद्री तरंगों के द्वारा बालू, कंकड़, सिल्ट आदि पदार्थ समुद्र के किनारे पर जमा कर दिया जाता है, जिससे समुद्री तट का निर्माण होता है। चेन्नई का मेरीना बीच एक इसका अच्छा उदाहरण है। समुद्री किनारे अच्छे पर्यटक स्थल होते हैं। देखिए कुछ जानने योग्य बातें हम लोग जाने। नदी, पवन, हिमनद और समुद्री तरंगों के द्वारा अपरदित पदार्थ को दूसरी जगह जमा करना निक्षेपण कहलाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। निक्षेपण क्या है? नदी, पवन, हिमनद एवं समुद्री तरंगों के द्वारा अपरदित पदार्थ को दूसरी जगह जमा करना निक्षेपण कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 आपका पूरा हो गया। इसके मुख्य 2 वीडियो बनाए गए हैं। दोनों वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखेंगे। अगले सप्ताह अगले गुरुवार को आपको अध्याय 3 का प्रश्नोत्तरी करवाया जाएगा। तो आप इस दोनों वीडियो में जो जो मुख्य बातें आई है उसको आप अंडरलाइन किताब में कर लें, बुक में कर लें या कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब हम लोग प्रश्नोत्तरी का कार्य करें तो अच्छे ढंग से प्रश्नोत्तरी हम लोग कर पाएँ। आशा करता हूँ बच्चों आपको भी यह वीडियो पसंद आता होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कोई प्रश्न आपके मन में अगर चल रहा हो तो आप अपने प्रश्न हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख दें, या आप वीडियो देख पा रहे हैं नीचे लाइक और कमेंट रहता है, कमेंट में लिखकर मुझे प्रश्न भेज सकते हैं, जिसका मैं आंसर उसी में रिप्लाई करके आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर आपके साथ आपके बीच अगले गुरुवार को यही भूगोल का अगला पाठ लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। यही उम्मीद के साथ अब हम लोग विदा लेते हैं। धन्यवाद।